नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और हेडलाइंस के बाद मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गाय की एंट्री हो गई। इसके नाम पर पॉलिटिक्स जारी है। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले हर शख्स को गाय पालनी जरूरी करें। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तंज कसते कहा है, हम गाय पालने तैयार, लिविंग मॉब लिंचिंग तो नहीं होगी। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी तेज कर चुकी है। अध्यक्ष वीडी शर्मा ने महाकाल मंदिर में दर्शन के साथ चुनावी क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया। इधर ग्वालियर चंबल अंचल समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ से नुकसान का आकलन शुरू हो चुका है। केंद्र की टीम आई है, जायजा ले रही है, मुरैना पहुंची है। सावन का आज आखिरी सोमवार है और इस मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर समेत पूरे प्रदेश के शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। चलिए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग ने गौ पालन के लिए एक नया कानून बनाने की मांग की। उनका कहना है कि चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति को गाय पालना चाहिए। अगर कोई गाय नहीं पालता तो उसका नामांकन चुनाव आयोग निरस्त कर दे। इसके लिए वे चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे। हर प्लेटफॉर्म अपनी बात जहां भी कह सकते हैं वहां कहेंगे। हरदीप सिंह डंग ने यह भी कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है, 25,000 रुपये से ज्यादा वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों से गौपालन के लिए 500 रुपये महीने अनिवार्य तौर पर लिए जाएं। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में 1000 स्मार्ट गौशाला बनाने का ऐलान किया था। अगर वो गौशाला बन जाती तो आज सड़कों पर गौमाता नहीं घूमती। पूरे मामले पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने गाय पालन को समय की आवश्यकता बताया। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने कहा, सरकार गारंटी दे दे कि गौपालन करने पर मॉब लिंचिंग नहीं होगी। सरकार ये सुनिश्चित कर दे हमारी हिफाजत होगी, हम तैयार हैं। हम भाजपा नेताओं से बेहतर गौ पालन करके दिखाएंगे, मसूद ने ये दावा भी किया। जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे गौ माता वाले उसे चुनाव लड़ने का अधिकार और उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। ये मेरी व्यक्तिगत मांग है। मैं चुनाव आयोग को भी लिखूंगा और सरकार जहाँ पर बात रखनी है पार्टी फोरम पर वहाँ पर भी बात रखेंगे। ये कोई कानून नहीं बना है, कानून के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा अरे भाई उन्होंने अपील की है। हर आदमी गाय पालेगा तो स्वस्थ रहेगा, दूध पिएगा और भी 4 बातें गाय से मिलती है। तो इसलिए परिवार का एक सिस्टम गांव के अंदर आपने देखा ना, गांव के अंदर ये सिस्टम था, उसके आधार पर उन्होंने बोला होगा, उन्होंने कुछ कहा। और इसलिए गाय भारत की जीवनदायिनी है हम सबकी। और गाय से खेती, गोवन से खेती होती थी जिससे शुद्ध अन्न मिलता था, जिससे हमारा स्वस्थ जीवन रहता था। बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं ना, गाय हम लोग पालने को तैयार हैं। पहले बीडी शर्मा जी ये बता दें, जो मॉब लिंचिंग हुई थी वो दोबारा तो नहीं होगी, उसकी वो गारंटी ले लें। हम इस बात की गारंटी लेने को तैयार हैं कि हम इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से गाय को पालेंगे, लेकिन हमारी जान की हिफाजत कौन करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताओं को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि नेता हवाला घोटाला न करें, जनता के लिए कर्मठता से काम करें। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा की किताब विमोचन के मौके पर सीएम ने ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए कहा, सबको समाज और देश के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार होना चाहिए। सीएम ने कहा, देश के लिए जीने का आज मतलब क्या है? जो काम आज आपकी तरफ भगवान ने दिया हो या देश ने दिया हो, उसको मेहनत ईमानदारी से करना आज सबसे बड़ी देशभक्ति है। विद्यार्थी सही ढंग से अध्ययन करें, शिक्षक सही ढंग से पढ़ाएं, डॉक्टर सही ढंग से इलाज करें, इंजीनियर पुल पुलिया बनाएं, सीमेंट की जगह रेत ज्यादा ना मिलाएं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें। सीएम शिवराज सिंह ने नेताओं को नसीहत दी। कहा कि नेता हवाला घोटाला और बेईमानी न करें, कर्मठता से देश की सेवा करते रहें, यही देश के लिए जीना है। और ईमानदारी से करना आज सबसे बड़ी। शिक्षक ठीक से पढ़ाए, डॉक्टर ठीक से इलाज करे, इंजीनियर पुल पुलिया सड़क बनाए, लेकिन सीमेंट की जगह रेता ज्यादा नहीं मिलाए, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी से काम को अंजाम दे, नेता हवाला घोटाला और बेईमानी ना करे, कर्मठता से जनता की सेवा करे, यही देश के लिए जीना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। साथ ही अशोकनगर, गुना,
शिवपुरी ग्वालियर का कल होने वाला दौरा निरस्त हो गया। दरअसल सीएम शिवराज को गले में खराश की शिकायत है, उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही और ऐसे में डॉक्टर्स ने उनको आराम करने की सलाह दी। इसके बाद उनका आज विदिशा का बाढ़ प्रभावित इलाकों और कल ग्वालियर चंबल का दौरा रद्द हो गया है। देर शाम होने वाली मुलाकातों को टाला गया। सीएम को दोपहर 1:30 बजे विदिशा रवाना होना था। सीएम शिवराज अब केंद्रीय दल के साथ कल भोपाल में ही मीटिंग करेंगे। ये दल बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने मध्य प्रदेश आ रहा है। ये बैठक पहले ग्वालियर में प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये भोपाल में होगी। दल अपने हिसाब से दौरा शुरू कर चुका है। मोदी सरकार के नए मंत्री जनता के बीच आशीर्वाद लेने निकल पड़े। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दतिया में मां पीताम्बरा पीठ पर मां बगुलामुखी के दर्शन किए। जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश में शुरू कर दी। एसपी सिंह बघेल ने भगवान वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद भी लिया। इसके पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री बघेल का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने स्थानीय गहोई वाटिका से यात्रा का आगाज किया। उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी की परंपरा है कि वो जनता का आशीर्वाद लेते रहते हैं। महंगाई के सवाल पर उत्पादन को दोष दिया और महंगाई कम होने की बात कही। यात्रा का मुख्य उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल के विस्तार में सभी जात, क्षेत्र, वर्ग, धर्म एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है। आप देख रहे होंगे 27 ओबीसी के सांसद मंत्री बनाए गए हैं। 11 महिलाएं, भैया कहते थे कि महिलाएं हर जात की पिछड़ी होती हैं, चाहे वो अगली जात की हो। 11 महिलाओं को मिला और बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनको मिले। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ग्वालियर में उनका विशाल स्मारक बनाया जाएगा। पर्यटन स्थल के तौर पर बनाए जाने वाले स्मारक में अटल जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह ने मंच से अफसरों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द ग्वालियर में अटल जी की आदमकद प्रतिमा के लिए स्थान का चयन करें। भोपाल के अटल स्मारक पर सीएम शिवराज समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने अटल जी के व्यक्तित्व की खासियत बताई। इधर ग्वालियर में भी कमल सिंह का बाग स्थित अटल जी के पैतृक निवास पर श्रद्धांजलि सभा हुई। यहां बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अटल जी की 3री पुण्यतिथि पर उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हम यही संकल्प लेते हैं कि सरकार के माध्यम से भी और संगठन के माध्यम से भी और उनकी कल्पना की सरकार चला के हम जनता का भला कर सकें और वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। सर्व समावेशी व्यक्तित्व का राजनेता कैसे हो सकता है, ये अटल जी ने अपने व्यवहार से इस पूरी दुनिया को और इस देश की राजनीति में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक अटल जी जैसे नेतृत्व ने जिस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से उस काम में हम सब लोग भी अपनी भूमिका में लगे हैं। अटल जी ने एक ऐसी सरकार चला कर दुनिया को संदेश दिया कि बहुमत की सरकार न होते हुए भी अनेकों दल मिल करके सबको साथ लेकर के किस तरह देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अनूठा उदाहरण अटल जी ने प्रस्तुत किया था। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को भी जोड़ा जा रहा है। सोमवार को सांसद शंकर लालवानी ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलपति और कार्य परिषद सदस्यों के साथ बैठक की है। महोत्सव के तहत विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, आत्मनिर्भर भारत के सपनों को समर्पित आंदोलन जैसे मुद्दों की जानकारी देने की योजना तैयार की जा रही। इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। विजयी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में कार्यक्रम होंगे और सबसे पहले जो बैठक का हमने रखी थी वो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, क्योंकि ये
हमारे विद्या का मंदिर है और यहाँ हजारों छात्र जो हमारे भविष्य हैं वो यहाँ से निकलते हैं। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी पूरे उत्साह से सभी कार्यक्रमों में भाग लें। उनको अभी इतना जितनी भी आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, जितने बलिदान दिए गए हैं, उनका भी अभी बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो ये सारे कार्यक्रम हैं जिससे उनके वो भी जागरूक होंगे, उन्हें पता चलेगा कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें स्वतंत्रता हासिल हुई है। और एक बड़ी खबर जबलपुर से IBC 24 की खबर का असर हुआ है। MPRDC ने GDCL कंपनी का भुगतान रोक दिया। GDCL कंपनी का 70 करोड़ का भुगतान रोका गया। NH30 का निर्माण ये कंपनी कर रही थी। जबलपुर से मंडला तक नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही थी। रोड मेंटेनेंस में तय मानकों का पालन नहीं किया और इसके बाद MPRDC ने GDCL कंपनी का भुगतान रोका है। भारत सरकार मिनिस्ट्री MORTH की स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो भी स्पेसिफिकेशन बोलता है उसी के अनुसार इनमें सुधार कार्य किया जाएगा। नहीं तो अगर ये सुधार कार्य नहीं करते तो हमने पर्याप्त पैसा इनका रोका हुआ है और उसको हम किसी दूसरी एजेंसी से भी करा सकते हैं या जैसा हमको ऊपर से निर्देश होंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, GDCL कंपनी, इसके ऊपर जो एक्शन हुआ बताएं, इसके डिटेल बताएं। बेशक पुनीत, बता दूं आपको कि जबलपुर से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 30 जबलपुर को मंडला और जबलपुर को रायपुर से जोड़ता है और इस हाईवे के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार या यूं कहें कि अनियमितताएं बरती जा रही थी। जो मानक हैं, सीमेंट कंक्रीट से इस हाईवे की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन आगे निर्माण हो रहा है और पीछे तमाम जो सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं और जो तय मानक है उसके मुताबिक सीमेंट कंक्रीट से खराब जो सड़कें हैं उनका पूरे पैनल बदले जाने थे। उनका निर्माण कार्य जो है सीमेंट कंक्रीट से ही होना था, लेकिन निर्माण एजेंसी की ओर से इसमें मानकों की अनदेखी की जा रही थी और गड्ढेदार हाईवे की सड़कों पर डामर की कोटिंग की जा रही थी, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करता है और अपने आप में मानकों की अनदेखी है। ये खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ है और MPRDC के डिविजनल मैनेजर RP सिंह को अभी आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि ये बेशक गंभीर है। न सिर्फ एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन है बल्कि इंडियन रोड कांग्रेस के जो प्रावधान है उसका भी उल्लंघन है और ऐसे में 250 करोड़ रुपयों का भुगतान GDCL कंपनी को होना है, जो कि जबलपुर से मंडला के बीच में नेशनल हाईवे को बना रही है। उसमें से 180 करोड़ रुपए का भुगतान GDCL को किया जा चुका है, लेकिन इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब एक तरह से गंभीर हुआ है MPRDC और उसका कहना है अधिकारियों का कि 250 में से 180 करोड़ का भुगतान तो हो गया, लेकिन 70 करोड़ रुपयों का भुगतान रोक कर रख लिया गया है और ये तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक तय मानकों से मेंटेनेंस और निर्माण नहीं किया जाता। शुक्रिया आपका विजेंद्र इस पूरी खबर और जानकारी के लिए। तो रोड मेंटेनेंस ढंग से न करना और तय मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं करना, 70 करोड़ रुपए कंपनी का रोका गया NH30 के निर्माण में इस धांधली को पाने के बाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।